हेलो, वेलकम टू दी लूप ऑफ वर्ल्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में इकोनॉमिक्स बहुत मैटर करती है और इकोनॉमिक्स में जो करेंसी है उसकी बहुत वैल्यू है। करेंसी ज़्यादातर मालिक अपनी डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी को जज करते हैं कि कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। तो आजकल एक न्यूज़ चल रही है दैट की ब्रिक्स जो अलायंस है ब्राज़ील का, रशिया का, इंडिया का, चाइना का एंड साउथ अफ्रीका का, वो एक नई करेंसी लॉन्च कर रहे हैं और इस तरह के प्रोसेस को डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। तो आज हम समझेंगे डेट कि ये डी डॉलराइजेशन है क्या, डॉलर दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, डॉलर यहाँ तक क्यों पहुँचा, किससे पहुँचा, क्या डी डॉलराइजेशन रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ है। आज इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। डी डॉलराइजेशन नाउ बहुत से ममालिक जो अपनी ट्रेड करते हैं, जो अपनी फॉरेक्स रिजर्व या जो रिजर्व्स रखते हैं अपने सेंट्रल बैंक में, वो ज़्यादातर डॉलर रखते हैं। जब ममालिक उसी डॉलर को पे अपना रिलायंस को ख़त्म करना चाहते हो या उसे रिप्लेस करना चाहते हो किसी और करेंसी से, या अपनी डिपेंडेंसी ऑन डॉलर को कम करना चाहते हो, इस प्रोसेस को सिंपली हम कह सकते हैं डी डॉलराइजेशन। Now, what is the importance of dollar? Why dollar is that important to the world economy? The reason simply that कि दुनिया भर की जो तिजारत है, इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम है इन फॉरेक्स मार्केट 85% ट्रेड होता है। जो आपको कर्जे देती है दुनिया, दूसरे ममालिक होते हैं, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई या IMF हो गई, ये सारे आपको कर्जे भी डॉलर्स में देते हैं। ना कि ये जो हमारे जो रिजर्व्स होते हैं सेंट्रल बैंक में, रिजर्व्स क्या कि जब आपको मुश्किल सिचुएशन आती है इकोनॉमी में, आप वो पैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इंपोर्ट्स के लिए, दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए वो पैसे यूज़ करते हैं। आपको अगर अपनी करेंसी को स्टेबल रखना है तो आप अपने सेंट्रल बैंक से वो जो रिजर्व्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी ज़्यादातर डॉलर्स में होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी IMF रिकॉग्नाइज करता है दुनिया की 8 करेंसीज को जो रिजर्व्स होती हैं, 8 बिगेस्ट रिजर्व करेंसीज, जिसमें जो US डॉलर है वो 62% है, एंड देन आता है यूरो जो 20.1% है, एंड देन जापानीज येन इट इज़ 5.7% एंड द UK पाउंड 4.4%, देन आता है चाइनीज रेनबेल। दीज आर द रीजन्स कि डॉलर की इतनी इंपॉर्टेंस है। ना कि ये जो डॉलर अगर आपके पास नहीं है तो आप दुनिया में आइसोलेट हो जाते हैं। USA इसी डॉलर को इस्तेमाल करता है एज एन वेपन एज वेल। वो सैंक्शंस लगाता है, चाहे वो क्यूबा पे हो, चाहे वो ईरान पे हो, चाहे वो रिसेंटली रशिया पे हो, क्योंकि डॉलर इन द एंड जो कंट्रोल करता है डॉलर को वो करता है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, जिससे जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है उसी की पॉलिसीज के। अब अमेरिका की इकोनॉमी पे जो असर होता है नेगेटिव वो पॉजिटिव, वो दुनिया भर की इकोनॉमी में होता है, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डॉलर से लिंक है। चाहे वो सेंक्शंस से अपने इकोनॉमी को हिला सकता है अमेरिका, या चाहे वो अपने जो कंट्री में सेंट्रल बैंक है जिसे फेड कहा जाता है, फेडरल रिजर्व बैंक, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर डिक्रीज कर दुनिया में फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन या दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ये अब दूसरे ममालिक के जो अकाउंट्स होते हैं वो अमेरिका में होते हैं, क्योंकि एक सिस्टम भी बनाया हुआ है स्विफ्ट सिस्टम का। अब देखें, जो अमेरिका अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसे कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे पे सैंक्शन भी लगाता है, और जो पैसे अमेरिकन बैंक्स में दूसरे ममालिक के होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। जैसे रिसेंटली युवा की डेट की रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो $300 बिलियन जो रशिया के रिजर्व थे अमेरिका में, उन्हें फ्रीज कर दिया गया। अफगानिस्तान का भी ये इशू हुआ तो $8 to 10 बिलियन अफगानिस्तान के थे, उन्हें भी फ्रीज कर दिया गया। ये डॉलर की इतनी इंपॉर्टेंस है, अमेरिका को एक तरीके से प्रिविलेज है डॉलर एज एन ग्लोबल करेंसी। डॉलर की बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ तक पहुँचा कैसे, डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी में कैसे तब्दील हुआ। नाउ लोग, वर्ल्ड वार 2 से पहले एक सिस्टम फॉलो होता था जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कहा जाता था। मतलब जितना ज़्यादा गोल्ड होगा उतनी ज़्यादा अब करेंसी स्ट्रांग होगी, आपकी जो पेपर मनी है या किसी और तरीके की करेंसी है वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो करेंसी डायरेक्टली लिंक थी गोल्ड से। अब वर्ल्ड वार 2 तक क्या हुआ दैट कि जितना भी गोल्ड रिजर्व था दुनिया भर का, जो सुपर पावर्स के पास था, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया या दूसरे ममालिक हो गए, ड्राई अप हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद एक सिस्टम इस्टेब्लिश होता है जिसे कहते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। अब देखिए, जो USA था वो उसके पास 75% ऑफ वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व थे उस वक्त,
दुनिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड इकोनॉमी था। तो क्या वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया दैट कि 1944 की डॉलर विल बी लिंक्ड विद गोल्ड, और जो दूसरी करेंसीज होंगी वो डॉलर से लिंक होंगी। इस तरह का सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। अब जो दूसरी करेंसीज होंगी अब गोल्ड में किस तरह कन्वर्ट करवाएंगी कि जो एक 1 ounce ऑफ गोल्ड मतलब 28.35 ग्राम ऑफ गोल्ड विल बी कन्वर्टेड इन $35। ये एक फिक्स रेट रखा गया जिसे ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहा जाता है। इसी ब्रेटन वुड सिस्टम से IMF एंड IRBD इस्टेब्लिश की गई, जो IRBD आगे जाके वर्ल्ड बैंक में इस्टेब्लिश होगी। नाउ ये सारी चीज़ें अब और क्या हुआ दैट 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया सऊदी अरब के साथ कि वो प्रोटेक्ट करेंगे सऊदी अरेबिया को, वो मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे सऊदी अरेबिया को, और बदले में इन एक्सचेंज सऊदी अरेबिया जो ऑयल होगा वो सेल करेगा किसमें, डॉलर में। ये सारी चीज़ एस्टेब्लिश है। लेकिन अब क्या हुआ दैट कि अब एक तरीके से अगर डॉलर जो ऑयल था वो एक ज़रूरी एक नीड बन गई थी, तो जो भी ममालिक होंगे उन्हें अगर ऑयल वगैरह चाहिए तो ज़्यादा जिसके पास डॉलर होगा वो ज़्यादा ऑयल खरीद सकता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट खरीद सकता है, क्योंकि इंडियन डॉलर में ही आपको सऊदी अरबिया सेल करने वाला है क्या, ऑयल वगैरह। 1950 क्या हुआ दैट कि जो गोल्ड रिजर्व थे अमेरिका में वो 22,000 टन से जो 1970-71 में कम होकर 10,000 टन तक रह गए थे। तो जो और उसके दूसरे रीजन भी थे, जैसे वियतनाम वार हो गई या जो डॉलर कन्वर्टेबिलिटी हो रही थी मतलब गोल्ड के लिए, ये रीजन्स वगैरह थे और एक दो और रीजन थे। तो 1971 में रिचर्ड निक्सन द प्रेसिडेंट ऑफ USA temporarily suspended the convertibility of gold through dollar, और 73 में ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया। और क्या एस्टेब्लिश हुआ कि फ्री फ्लोटिंग सिस्टम, जिसमें जो मार्केट फोर्सेस होंगी वो डिटरमाइन करेंगी करेंसी का। क्या था दैट कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था, फिर ब्रेटन वुड सिस्टम में एक हायरार्की सिस्टम आ गया दैट कि पहले गोल्ड से लिंक होगा डॉलर, और फिर डॉलर से दूसरी करेंसी लिंक होगी। अब क्या हुआ दैट कि जैसे ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया, जो डॉलर था वो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट करेंसी स्टेब्लिश हो गया था इंटरनेशनल में। क्योंकि ऑयल वगैरह थी या जो ज़्यादातर कमोडिटीज़ थी वो ज़्यादातर डॉलर्स में मिल रही थी। सो बाय डिफॉल्ट डॉलर एक हाईएस्ट हायरार्की में नंबर 1 रैंक पे आ गया एंड दुनिया की एक स्ट्रॉन्गेस्ट और इंटरनेशनल करेंसी स्टेब्लिश हो गया। और ज़्यादातर ममालिक जो अपने रिजर्व वगैरह थे वो US डॉलर्स में ही रखना ज़्यादा सेफ समझते थे, क्योंकि डॉलर एक स्टेबल करेंसी था। जैसे चाइना का करेंटली आप देख लें कि जो रिजर्व है वो $3 ट्रिलियन हैं, और जो दूसरे पे जापान आता है जिसे 1 ट्रिलियन इतने उसके रिजर्व हैं। क्यों? बिकॉज डॉलर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक डिफॉल्ट करेंसी स्टेब्लिश हो गया था, और आपको ऑयल चाहिए या दूसरी चीज़ें चाहिए उनके लिए आपको ज़्यादा डॉलर कलेक्ट करने थे। ये जो डीडॉलराइजेशन की एक मूवमेंट चल रही है इसकी ये किस तरह स्टार्ट हुई है, रीजंस क्या है इसके। नाउ 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इस जो बहुत से ममालिक में एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लेके आया, बहुत से ममालिक का इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ। अब क्यों? क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिक लिंक थी एक दूसरे से, एक ये रीज़न। दूसरा जो डॉलर में जो US है अपनी जो पॉलिसीज़ है, इंटरेस्ट रेट्स कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है, इसमें दुनिया में जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है और एक तरीके से इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, एक दूसरा ये रीज़न। और तीसरा ये दैट कि जो डॉलर है ज़्यादातर एज एन जो US एज ए वेपन यूज़ कर रहा है, जैसे सेंक्शंस में या किसी को प्रेशराइज करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए, ये रीज़न। और ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई आफ्टर द रूसो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जिसमें रशिया पे सेंक्शंस लगाए गए। $300 बिलियन जो रिजर्व थे रशिया के उन्हें फ्रीज किया गया, स्विफ्ट सिस्टम से निकाला गया, और रशिया से डॉलर में एक ट्रांजैक्शन पे पाबंदी आयद कर दी गई। इस तरह लगा दैट कि डॉलर को एज वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है USA की जानिब से। अब दूसरे ममालिक में इस तरीके का डर वगैरह फियर फैक्टर आया दैट कि फ्यूचर में हमारे साथ भी क्या USA अपना जो इंटरेस्ट है वो एक्सेप्ट करवाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल कर सकता है। In 14 BRICS summit, Vladimir Putin said that कि BRICS is planning to introduce the new global reserve currency system, और ताकि एक तरीके से डॉलर की हेजिमनी है उसे डिक्रीज किया जा सके, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके, और एक तरीके से जो न्यू एशियन सेंचुरी है उस पे अमेरिका की एक तरीके डोमिनेंसी भी कम की जा सके। इससे दूसरे जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी तरीके से सपोर्ट आया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया या ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट डी सिल्वा
उन्होंने रिसेंटली ये भी कहा दैट कि ब्रिक्स बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन क्यों ना अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ज़रूर क्यों ना हम किसी और करेंसी में ब्राज़ील और चाइना इस तरीके से ट्रेड करें, क्यों ना ब्राज़ील और दूसरे ब्रिक्स के मेंबर एक दूसरे से ट्रेड करें दूसरी करेंसीज में। और ना ये 2014 में पुतिन एंड शी जिनपिंग के दरमियान एक एग्रीमेंट भी हुआ कि अब जो आपस में जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें ज़्यादातर जो वेंडल हो गई या रोबल हो गई इन करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सके। और रिसेंटली 2023 में जो मीटिंग हुई है उसमें भी इस चीज़ पे इत्तेफाक किया गया है कि ज़्यादातर जो करेंसीज हैं डॉलर से साइडलाइन किया जाए और दूसरी करेंसीज पे रिलाई किया जाए, ज़्यादातर जो चाइनीज़ वेंडल है उस पर। ब्रिक्स कंट्रीज पाकिस्तान और अर्जेंटीना भी एग्री हुए हैं कि चाइना के साथ ट्रेड हम चाइनीज़ करेंसी में करें। और ना रशिया पे सैंक्शंस के बाद इंडिया ने भी ज़्यादातर तजारत जो रशिया से की है वो इंडियन रुपी में की है या जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें की है, ना कि ये जो दूसरे सऊदी अरबिया है उन्होंने भी एक तरीके से एग्रीमेंट किया है या इनडायरेक्ट टैक्स चल रही है कि जो ऑयल है चाइना से वो युआन में सेल किया जाए। इस तरीके से एक जो पेट्रो डॉलर डिप्लोमेसी या पेट्रो डॉलर हेजेमनी एस्टेब्लिश की गई थी यूएसए की जानिब से, वो भी कम होती नज़र आ सकती है इन नियर फ्यूचर। ये रीज़न है कि आजकल डी डॉलराइजेशन मूवमेंट एक तरीके से टॉक ऑफ द टाउन है। लेकिन डी डॉलराइजेशन ये तो फैक्ट है, लेकिन ये भी एक तरह की फैक्ट है दैट कि डी डॉलराइजेशन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू IMF जो फोर्थ क्वार्टर था 2022 का उसमें 54% ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो US डॉलर्स में ही हैं, ये ना कि ये जो बॉब स्टार्क हैं उन्होंने ये कहा दैट कि जो ज़्यादातर जो करेंसीज पे एक करेंसी की वैल्यू होती है वो रिकॉग्निशन पे होती है कि इंटरनेशनली किस करेंसी को ज़्यादा सेफ समझा जाता है, ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है, और वो US डॉलर ही है। ये नहीं हो सकता जब कि ओवरनाइट या कुछ सालों में US डॉलर को कन्वर्ट चेंज किया जा सके। और कुछ कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ करेंसी है वो रिप्लेस कर देगी US डॉलर्स को, तो वो भी एक तरीके से एक बढ़ा चढ़ा कर ही बात की जा रही है, क्योंकि चाइनीज़ की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चाइनीज़ करेंसी है वो 2% या उससे भी कम है, और उसका भी ज़्यादातर हिस्सा अकॉर्डिंग टू IMF रशिया के पास ही है। तो ये कहना कि जो डॉलर है वो ओवरनाइट या कुछ सालों में रिप्लेस हो जाएगा, इट्स टोटली रॉन्ग। इन फ्यूचर डॉलर पे एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी, यूएसए की जानिब से डॉलर की हेजमनी को बरकरार रखा जाएगा, तो दूसरे पावर से राइजिंग पावर से वो कोशिश करेंगे डॉलर की हेजमनी को ख़त्म किया जा सके। नाउ ने जो जॉन कॉनली हैं रिचर्ड निक्सन के ट्रेजरी, उन्होंने एक बार एक चीज़ कही थी यूरोपियन एक ग्रुप को कि डॉलर इज़ आवर करेंसी बट इट्स योर प्रॉब्लम। सो क्या दुनिया क्या उस प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व करने वाली है या वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम ही रहेगी? ये इन द फ्यूचर हमें पता चलेगा। थैंक यू।